नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और यहीं पे टुडे जो सेशन है वो है, देखो, ओ माय गॉड, एक्चुअली मैंने ये पीडीएफ बहुत पहले से क्रिएट की हुई है, ठीक है ना। और अभी देखो यहाँ पे आपका फरवरी की डेट आ चुकी है ना। 8 फरवरी को एग्ज़ाम है यहाँ पे सीटेट का, ओके। लेकिन मैंने इसमें चेंज नहीं किए, इस वजह से दिसंबर ही लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी क्लास 6 है हिस्ट्री, चैप्टर 8 यहाँ पे गांव शहर तथा व्यापार। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करा दिया है। आज यहाँ पे सेकंड पार्ट से कुछ थोड़ी सी चीज़ें इसमें बची हुई है, वो हम करा देंगे, ठीक है ना। चैप्टर 8 यहाँ पे बाय शिवानी सिंह, मेरे ही थ्रू कंटिन्यू कराया जा रहा है। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है भैया। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना, सो ऑब्वियसली आप जो है ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा, ओके। चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इसका सेकंड पार्ट्स है और इसमें हम करने वाले हैं कि इनके अपने अपने छोटे छोटे संघ होते हैं, जैसे कि शिल्पकार और व्यापारी, इनके संघ को क्या कहते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, श्रेणी कहते थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल स्टेटमेंट में यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ, यानी कि शिल्पकार और व्यापारी, ठीक है ना, शिल्पकार और व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। याद रखें, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था, प्रशिक्षण देना। देखो जो शिल्पकार व्यापारी के श्रेणी थे, इनका कार्य था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। ध्यान रखें, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा और फिर कंफ्यूज होंगे अगर नहीं ध्यान रखोगे, ठीक है। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ठीक है ना। तो शिल्पकार व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे। इनका कार्य क्या था, यहाँ पर प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण कराना। फिर यहाँ पे व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी, ठीक है। व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी, इनकी जो श्रेणी है व्यापार का ही संचालन करती थी। और फिर बैंकों के रूप में ये काम भी करती थी, जहां लोग पैसे भी जमा रखते थे। आप भी तो अपने पैसे बैंक में जमा रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तरी काले चमके पात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने कैसे भैया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुपर सी इमेज यहाँ पर है। उत्तरी काले चमके पात्र, देखो काले हैं ना, बिल्कुल काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, क्या बात है। देखो उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र। ये क्या है, बिल्कुल कठोर है, कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे। देखो ये यहाँ पर जो उत्तरी काले चमके पात्र ये कैसे बनाए जाते थे, तो यहाँ पर ये बनाए जाते थे, जो कुम्हार होते थे ना, मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान में पकाते थे, चूल्हे पर, ठीक है ना, तब बनते थे ये, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। अब जब देखो यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर भैया बढ़िया आग जला करके हमने ये जो है मिट्टी की बर्तन को रख दिया चूल्हे पर, ठीक है ना, उस तापमान पर, ठीक है। तो आपको पता है कि बाहरी जो सतह होगी काली तो हो ही जाएगी, बिल्कुल। इन पर एक पतली काली
लेप भी लगाए जाते थे जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो याद रखिए उत्तरी काले चमक पात्र से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी काले चमक पात्र से संबंधित विचार उत्पन्न कीजिए। तो बताना है क्या ये कठोर और चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाली यहाँ पर चमकदार काली सतह थी। बिल्कुल। इसे कैसे बनाया जाता था? मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उस तापमान में रखते थे तब बनाते थे। ठीक है, सारी चीज़ें। सो स्टेटमेंट याद रखें। क्लियर है ना? सारी चीज़ क्लियर होगी, कोई डाउट्स नहीं। अभी बात करते हैं अर्थशास्त्र। देखो अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्यों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना? अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। देखो अर्थशास्त्र की बुक में ये चीज़ वर्णन की गई है किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख होती थी। ठीक है ना? ये जो है यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है अर्थशास्त्र की पुस्तक में कि कारखानों में जो सूत की कताई और बुनाई करते थे, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम करने में कौन कौन काम आता था। तो यहाँ पर अगर भी कोई विधवा है, ठीक है ना, सक्षम अक्षम महिलाएं हैं, भिक्षुणी है, वृद्ध वेश्या है, राजा की अवकाश प्राप्त दासी हैं, सेविकाएं हैं, अवकाश प्राप्त देवदासी हैं, इनको भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना? तो याद रखिए किस किस को लगाया जा सकता था। अभी देखो एक स्टोरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भैया इन्हें इनके काम के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक भी देना चाहिए। अब देखो जो आपको पता है कि आप जो भी वर्क करेंगे हार्ड है या फिर इसे आपको उसी के अनुसार पैसे भी तो मिलते हैं। बिल्कुल। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के यानी सुबह, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अभी देखो भैया ग्रुप है, ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं और इसमें पुरुष भी है। तो आप जैसा आप भी भैया इधर उधर कहीं कंपनी वगैरह में कार्य करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, तो आपको पता है कि आप अपने कार्य को कैसे करेंगे। आपका कार्य कितने घंटे तक का है? 8 घंटे तक का है। आपका जो कार्य है डे का है, फिर नाइट का है, ठीक है ना, किस शिफ्ट में आपकी जॉब है। ओके, ये सारी चीज़ें रहती है ना, किस फील्ड में आपकी जॉब है, कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अगर आपको बाहर जाने की अनुमति है तो आप बाहर जाएंगे, अपने सामान को उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, सारी चीज़ें करेंगे, देखेंगे। और अगर यहाँ पर जो बंदा सामान लेने वाला है, ठीक है, अगर वो महिलाओं को गलत नज़र से देखेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। और अगर ये महिलाएं अच्छी तरीके से अपना काम नहीं करेंगी तो यहाँ पर इनको भी सज़ा होगी और साथ ही साथ इनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। चलिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अब हम बात करेंगे अरिकामेडु के बारे में। अरिकामेडु के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर है अरिकामेडु, यहाँ पर है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। तो यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि अरिकामेडु के बारे में चर्चा कीजिए। तो अरिकामेडु पहले तो ये बताइए ये आपका कब से कब तक? तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। याद रखें, पत्तन का मतलब क्या होता है? एक बंदरगाह, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो कब, कौन सी डेट में क्या होता था? यहाँ पे दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, ठीक है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है। तो स्टेटमेंट में होगा कि अरिकामेडु में ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, बिल्कुल, जो संभवतः गोदाम रहा है। तो अरिकामेडु के बारे में ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो प्लीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है।
अरिका मेरू की बात कर रहे हैं ना। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। देखो अरिका मेरू की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं अरिका मेरू से, और इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं, ठीक है ना। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे। देखो इनमें भैया दोनों तरफ से पकड़ने के लिए क्या लगे थे, हत्थे भी लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे जो है मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है ना। तो भैया जो मैंने अभी आपको अरिका मेरू का स्टेटमेंट पढ़ाया ना, यहाँ से बिल्कुल सारा स्टेटमेंट याद करना होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ याद करना होगा। अरिका मेरू कब से कब तक ये पतन रहा, कहाँ कहाँ कैसे क्या चीज़ होती थी, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है। ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कभी गोदाम भी हुआ करता था। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं अरिका मेरू में। इनमें शराब तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, तो दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे इनमें, सही बात है। जहाँ इन्हें एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, और इटली में एक शहर के नाम पर ये एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं अरिका मेरू से जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं से बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन था, रत्न भी मिले। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट में, ध्यान रखिए। अरिका मेरू के बारे में विचार करना है तो अरिका मेरू से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। क्या, साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं अरिका मेरू से, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है? सो भैया ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी मिली है कहाँ से? अरिका मेरू से, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट में बनता है कि रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं कहाँ से? आपके अरिका मेरू से। तो रट लो इसको, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पे देखो, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च था, कीमती पत्थरों के लिए बहुत ही फेमस था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए फेमस कौन था? दक्षिण भारत। ध्यान रखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे, और काली मिर्च को भैया क्या बुलाते थे? काले सोने के नाम से भी। ध्यान रखें, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है, क्या? इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो भैया ये जो पॉइंट्स है, क्योंकि आज चैप्टर है गांव शहर व्यापार। अब व्यापार भी करेंगे, कैसे करेंगे क्या नहीं। तो देखो हम कुछ चीज़ें आयात भी करते थे, निर्यात भी करते हैं, ठीक है। जिसमें सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए फेमस था दक्षिण भारत। काली मिर्च को काले सोने के नाम से भी पुकारा जाता था। सारी स्टेटमेंट याद रखिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। आपके सामने देखो इस तरह अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। अब हम इनकी चर्चा करेंगे। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताना है इन बर्तनों पर किस लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि के, किस लिपि के? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का यूज़ किया जाता था। किसके? तो तमिल भाषा के लिए किस, ठीक है ना, लिपि का यूज़ किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये जो अभिलेखित मिट्टी के जो ये बर्तन हैं इनको तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें इसकी जो लिपि है वो लिखी गई है ब्राह्मी से, इसलिए यहाँ पे इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। ध्यान रखिए, ठीक है ना।
अभी देखो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो भी हमने देखा यहाँ पर, यह है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया था। ठीक है ना। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे कि यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर कौन माना जाता था? रोम माना जाता था। बहुत ही बड़े क्षेत्र पर, ठीक है ना, बहुत ही बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ओके, चलिए। और ये किसने बनवाया था, कैसे, किस माध्यम से, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी देखो ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। फिर यहाँ पे ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी कि एम्फी थिएटर भी बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। किन्होंने? ऑगस्टस की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो, तो क्लियर हुआ चैप्टर्स हमारा। ये देखो चैप्टर्स था गांव, शहर तथा व्यापार। गांव यानी कि गांव के बारे में जानेंगे, गांव में लोग कैसे रहते थे, कैसे अपने जीवन को उजागर बना रखा था उन्होंने। शहर की बात की है हमने, सिटी में बंदे कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, व्यापार कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर की है। तो गांव, शहर तथा व्यापार, ये जो चैप्टर था 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट देखना मत भूले, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट्स है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। छोटी सी वीडियो में कंटेंट बहुत मस्त आपको दिया हुआ है। यहीं से सेम टू सेम SST के पेपर में एक एक लाइन से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो मैं बता दे रही हूँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वैसे आपने ज्वाइन भी कर लिया होगा, 7505890761, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए उसके लिए। सो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।